हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम द सॉलिटरी रीपर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे फेमस पोइट्स में से एक हैं और हम में से कई सारे लोग ये जानते होंगे कि वो लिरिकल बैलेड्स जो कि उन्होंने 1798 में सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ पब्लिश की थी उसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। लिरिकल बैलेड्स के बाद जो सॉलिटरी रीपर है वो उनकी सबसे फेमस पोएम्स में से गिनी जाती है। वर्ड्सवर्थ 1803 में अपनी बहन जो कि उनकी बहुत क्लोज थी उनके डोरोथी के संग स्कॉटलैंड गए थे और वहाँ उन्हें इंस्पिरेशन मिली थी इस पोएम के लिए। वर्ड्सवर्थ ने इसे 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस पोएम में 4 स्टैंजाज हैं जिन सभी में 8 लाइन्स हैं। इसका मतलब ये पूरी 32 लाइन 32 लाइन्स की पोएम है। इसकी राइम स्कीम को अगर देखें तो इस पोएम की राइम स्कीम 2 पार्ट राइम स्कीम है, यानी कि हर स्टैंजा 8 लाइन्स का है। शुरू की तो 4 लाइन्स होंगी, उनमें राइम स्कीम होगी ए बी ए बी। आप देख सकते हैं कि जो पहली लाइन है वो फील्ड से अंत होती है और जो थर्ड लाइन है वो हर सेल्फ से। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेट राइमिंग तो नहीं है, लेकिन हल्के से स्लैंट राइम जिसको बोलते हैं वो है। लास्ट जो सेकंड लाइन है वो फोर्थ लाइन के पास से आई राइम है या फिर एक स्लैंट राइमिंग है, लेकिन बाकी की जो स्टैंजाज हैं वहाँ पे राइमिंग काफ़ी सटीक है। तो ए बी राइम स्कीम मानेंगे हम फर्स्ट पार्ट की। सेकेंड पार्ट यानी बाकी की जो 4 लाइन है उन्हें देखिए, ग्रेन स्ट्रेन एक संग ए फिर प्रोफाउंड और साउंड आपस में राइम करते हैं। तो यही पैटर्न ये हर स्टैंजा में फॉलो करता है और हम संग के संग रीडिंग के टाइम वो आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसकी राइम स्कीम को हम ए बी सी सी डी डी कह सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस फेमस और बहुत ही सुंदर सरल पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले इसके फर्स्ट स्टैंजा को समझते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी में। इसकी फर्स्ट 4 लाइन्स लेकर, Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass। पोइट कहते हैं कि behold her, उसे देखो। behold मतलब देखना। single in the field, वो एक फील्ड में खेत में अकेली है, सिंगल है। yon solitary highland lass का मतलब होता है yonder यानी वहाँ देखो। सॉलिटरी हाईलैंड लैस है हमारे पास। हाईलैंड्स क्या होते हैं? स्कॉटलैंड की जो फील्ड्स होती हैं उन्हें हाईलैंड बोल दिया जाता है। तो सॉलिटरी है, बिल्कुल अकेली है। लैस मतलब लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, और रीपिंग यानी वो काटते हैं ना खेत को, उसे रीपिंग कहते हैं। और सिंगिंग, और वो संग संग गाती चली जा रही है, गाना गा रही है खुद से ही, मतलब अपने आप में ही गाना गाए चली जा रही है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, यहाँ पर रुको या फिर धीरे से जेंटली यहाँ से गुजर जाओ। नेक्स्ट 4 लाइन्स पढ़ते हैं। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ melancholy strain. Oh listen, for the wail profound is overflowing with the sound। पोइट कहते हैं अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, और अकेले ही वो ग्रेन को यानी जो फसल है उसे काट रही है और बाइंड कर रही है, उसे बांधते हैं ना गट्ठरों में, बांध रही है। और संग के संग एक मेलनकली, एक थोड़ा दुखी सा, स्ट्रेन मतलब एक धुन या फिर गाना गा रही है जो थोड़ा दुखी है। ओ लिसन, सुनो। फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल मतलब होता है वैली, जो 2 माउंटेन्स के बीच में जगह होती है वैली। प्रोफाउंड यानी जो बहुत बड़ी वैली है वो पूरी की पूरी इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, वो उसके गाने के साउंड से ओवरफ्लो कर रही है, मतलब भर गई है पूरे में। उसका गाने की जो धुन है वो पूरी जगह में फैली हुई है। तो ये बहुत सुंदर लाइंस थी डिस्क्राइब करने के लिए कि जो हमारी सॉलिटरी रीपर है उसका गाना जो है वो हर जगह फैला हुआ है। और आप एक बात गौर करिए कि क्योंकि इस पोएम का नाम द सॉलिटरी रीपर है तो पोइट फर्स्ट स्टैंजा में ही कई बार एम्फेसिस करते हैं उसके अकेलेपन पे।
पहली लाइन में सिंगल बोलते हैं उसे, सेकेंड लाइन में सॉलिटरी बोलते हैं, फिर थर्ड लाइन में सिंगिंग बाय हर सेल्फ यानी वो खुद से ही गा रही है, फिर अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। सो इससे वो इम्फेसाइज कर रहे हैं उसका सॉलिटरी जो रीपर होना है, उसका सोलेस जो है, अकेले और जो शांति है उसके गाने में। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं फर्स्ट 4 लाइन्स लेकर। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। पोइट बोलते हैं कि no nightingale did ever chaunt। नाइटिंगेल एक सिंगिंग बर्ड होती है जिसे हिंदी में हम बुलबुल भी बोल देते हैं, तो उसका गाना बड़ा प्यारा होता है। लेकिन पोइट कहते हैं कि किसी भी नाइटिंगेल ने भी कभी इतना ऐसा गाना नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, मतलब जितना सॉलिटरी रीपर गा रही है उससे ज़्यादा मोर वेलकम, और मतलब उससे ज़्यादा स्वागत हो जाए जो वेरी बैंड्स होते हैं, झुंड में लोग ट्रैवलिंग करते हैं ना, उन लोगों का जब वो वहाँ से गुज़र रहे हैं, तो नाइटिंगेल का गाना भी उनका ऐसे स्वागत नहीं कर पाता जैसे जो सॉलिटरी रीपर जो लड़की है उसका गाना कर रहा है। ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, और किसका, जो वो ट्रैवलर्स हैं उनका, जो कि किसी शेडी हॉन्ट यानी शेडी सी जगह है, मतलब एक अनजानी सी जहाँ पे घूम रहे हैं वो, तो वहाँ पे उनका स्वागत नाइटिंगेल का गाना भी नहीं कर सकता जैसे हमारी सॉलिटरी रीपर कर सकती है। अमंग अरेबियन सैंड्स, कहाँ पर, अरेबियन सैंड्स में। यहाँ पे पूरा एक आइडिया बन के आता है कि अरेबियन सैंड्स में जब ट्रैवलर्स ट्रैवल करते होंगे तब नाइटिंगेल्स भी उनका ऐसे स्वागत नहीं कर पाती होगी जैसे सॉलिटरी रीपर करते हैं। अरेबियन सैंड्स मीन्स अरेबिया के जो डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान होते हैं। नेक्स्ट 4 लाइन्स पढ़ते हैं। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides। अब पोइट बोलते हैं, फिर से उसे कंपेयर करते हैं, बोलते हैं a voice so thrilling never was heard, इतनी वॉइस जो इतनी थ्रिलिंग हो, दिल तक पहुंचने वाली हो, थ्रिल कर दे जो, वो कभी भी सुनी नहीं गई थी। और कब, इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। पहले उन्होंने नाइटिंगेल से कंपैरिजन किया, नाइटिंगेल को कमतर बताया सॉलिटरी लैस से, सॉलिटरी रीपर से। अब वो कुकू बर्ड से कह रहे हैं कि कुकू बर्ड भी स्प्रिंग टाइम में, वसंत के टाइम में इतने थ्रिलिंग सॉन्ग्स, इतनी थ्रिलिंग धुन नहीं गा पाती है। और जो ये वॉइस है ये क्या कर रही है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्देस्ट हेब्रिडीज, यानी जो सॉलिटरी रीपर की आवाज़ है वो सीज बहुत साइलेंट से होते हैं ना, उनका साइलेंस तोड़ रही है। और कहाँ तक जा रही है वो, हेब्रिडीज़। हेब्रिडीज़ एक आर्किपेलेगो होता है ना, आइलैंड्स का जो ग्रुप होता है जो कि स्कॉटलैंड के साइड है, नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पे है स्कॉटलैंड की, तो वो हेब्रिडीज़ तक जा रही है, इतना दूर जा रही है कि वो आइलैंड के ग्रुप्स को भी तक पहुंच जा रही है, उसको भी पार कर रही है। स्टैंजा नंबर 3 पढ़ते हैं। फर्स्ट 4 लाइन्स लेते हैं ताकि लाइन बाय लाइन समझ सकें। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far-off things and battles long ago। इस स्टैंजा में पोइट जो रीपर गा रही है उस गाने के सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं कि वो किसके बारे में गा रही है। तो वो पूछते हैं, विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे बताएगा नहीं कि वो क्या गा रही है, क्योंकि वो उसके गुनगुनाने की आवाज़ तो आ रही है उनको, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या बोल रही है, क्या बोल है उसके गाने के, ये नहीं पता चल पा रहा। तो पोएट ये पूछते हैं, फिर वो कहते हैं परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, कहते हैं फिर वो अंदाज़ा लगाना शुरू करते हैं। तो पहली बार वो बोलते हैं परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, इसी से पता चल रहा है कि वो अंदाज़ा लगा रहे हैं। द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, प्लेंटिव का मतलब होता है दुखी, नंबर्स मतलब यहाँ पे गाने से है और शब्दों से है, तो कहते हैं शायद कोई दुखी शब्द हैं जो कि उसके गाने से फ्लो हो रहे हैं, बह रहे हैं। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, और वो मतलब जो दुखी गाना है वो किसके लिए गा रही होगी, जो पुरानी जो यादें होती हैं ना, जो कि अनहैप्पी होती हैं, दुखी होती हैं और बहुत पहले घट चुकी हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसको दुख पहुंचा रही हैं, उन चीज़ों के लिए गा रही होगी। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या फिर हो सकता है कि वो बैटल्स, जो पुरानी बैटल्स होती थी ना, उनके लिए गा रही है, ये भी हो सकता है, लड़ाइयों के लिए, युद्धों के लिए। फिर नेक्स्ट 4 लाइन्स पढ़ते हैं।
Or is it some more humble lay, familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. फिर पोइट और ज़्यादा अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा ये हो सकता है या फिर और इज़ इट सम मोर हम्बल ले। उन्होंने कहा कि क्या पता इतनी बड़ी बड़ी बातों के बैटल्स और दुखी बातों के बारे में ना हो, बड़ी बड़ी बातों के बारे में ना हो और ज़्यादा ये हम्बल गाना हो। ले मतलब गाना, हम्बल मतलब जो कि मतलब सबको समझ में आ जाए, सिंपल सीधा सादा। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, और क्या आपको पता है ये आज का ही कोई सब्जेक्ट हो, आज के बारे में ही, जो कि हम सब जानते हैं, जिसके बारे में ऐसे किसी सब्जेक्ट के बारे में गा रही हो वो। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, या फिर कोई नेचुरल जो एक सॉरो होता है ना, जो कि दुख है किसी को, वो नेचुरल है। कोई लॉस, कोई इससे छूट गया हो, या फिर पेन, दर्द हो, दैट हैज़ बिन एंड मे बी अगेन, और वो जो ऐसा हो कि जो हो चुका है उसके साथ और फिर उसे कभी फील हो सकता हो, तो वो इसके बारे में गा सकती है। तो इस पूरे स्टैंजा में पोएट अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हमारी सॉलिटरी रीपर है उसके गाने का विषय क्या है, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, दैट इज स्टैंजा नंबर 4, इसकी फर्स्ट 4 लाइन्स लेकर। Whatever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. तो पोइट बोलते हैं कि अब पता नहीं कौन सा उसका सब्जेक्ट का था, क्या थीम था उसके गाने का, वो तो हम नहीं जान सकते। वट एवर द थीम द मेडन सैंग, जो कि मेडन मतलब वही सॉलिटरी रीपर। देखिए कई सारे शब्द यूज़ हुए हैं सॉलिटरी रीपर को डिस्क्राइब करने के लिए, वो हम थ्रू आउट पोएम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेडन बोला गया, यानी एक कुंवारी लड़की, उस वो जो गा रही थी, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, और जो थीम जो भी रहा हो, लेकिन उसके सॉन्ग की, उसके गाने की लगता था कोई एंडिंग नहीं है, कभी वो ख़त्म ही नहीं होगा, नेवर एंडिंग लग रहा था। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और मैंने कब देखा था उसको, जब वो अपने वर्क कर रही थी, अपना काम कर रही थी फील्ड्स में, तब मैंने उसको गाते हुए देखा था। एंड सिकल, जो उसकी काटने वाला जो होता है ना, गोल सा औजार होता है, हसिया जिसको बोल देते हैं, उससे जब वो काट रही थी अपनी फसल, और वैसे झुकी हुई थी और झुक कर काट रही थी। नेक्स्ट 4 लाइन्स, आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो पोइट लास्ट लाइन्स में बोलते हैं कि आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, जब मैंने उसको देखा था गाते हुए, तब मैं चुपचाप, बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल स्तब्ध रह जाना जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था, स्टिल हो गया था। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे मैं धीरे धीरे हिल पर चढ़ता गया, माउंटेड मतलब चढ़ना, उस पहाड़ पे, पहाड़ सा छोटा सा होगा, उस पर चढ़ रहे होंगे, जो म्यूज़िक था मेरे हार्ट में, जो कि मैंने सॉलिटरी लेस से बेयर किया था, उससे लिया था, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। और वो जब मैंने सॉलिटरी लैस से का वो गाना सुनने के कई देर बाद भी वो जो गाना था वो मेरे हार्ट में था, जब मैं माउंटेन पर चढ़ रहा था। इस पोएम का जो मेजर थीम है वो है एंडलेसनेस ऑफ आर्ट। भले ही सॉलिटरी रीपर का गाना उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही थी, लेकिन वो उनके साथ हमेशा के लिए रह गया। वाले स्टैंजा में वो एंडलेसनेस ऑफ आर्ट बता रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बोला सेकंड लाइन में, एज इफ सॉन्ग नो एंडिंग, तो ये एंड सॉन्ग तो एंड हो जाता है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि जो अच्छी आर्ट होती है, जो कि दिल को छू जाने वाली गहरी आर्ट होती है, वो एक बार होकर ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा हमारे दिल में रह जाती है। आपका जो भी फेवरेट गाना है उसे याद करिए, आपने उसे एक बार सुना होगा और आप हमेशा कभी ना कभी बार बार टाइम टू टाइम उसको गुनगुनाते रहते हैं। तो असल में वो गाना कभी ख़त्म ही नहीं होता, जिसके ज़ुबान पर जिसको चढ़ जाता है वो बार बार उसे गाता रहता है। दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं वो गाना गाता रहता है, तो कभी ख़त्म ही नहीं होता वो गाना। और पोइट के दिल में भी वो गाना इसीलिए रह गया था। ख़त्म होने के बाद भी सॉलिटरी लैस से दूर वो हिल्स पे भी चढ़ने लग गए, उसके बाद भी उनके दिल में वो गाना रह गया। आई होप आपको इस पोएम को समझने में हेल्प हुई होगी मेरे वीडियोस से। एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी वो ये कि जॉन कीट्स की जो ओड्स हैं, ओड टू अ नाइटिंगेल और ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, उसके थीम से भी काफ़ी कुछ हद तक कुछ इस पोएम का थीम भी मैच करता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हर वीडियो से कैचअप कर सकें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज़ टेक केयर। गुड बाय।